तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग के लिए बढ़िया सा सेशन लेकर के आए हैं जिसमें प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। और ये जो क्लास है वो क्लास बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास है। बिहार बीएड बीएड कहें या फिर डीलेड कहिए, इसी को ये 4 साल वाला जो डीलेड है ना उसका है, क्योंकि बीएड का तो एग्ज़ाम हो चुका है। तो डीलेड का एग्ज़ाम का लिए ये प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और ये फिर सारे सब्जेक्ट के लिए कराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का ही कराया जा रहा है। हिंदी, साइंस, जीके और हाँ पर डे बस इतना ही सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग भी, मैथ का भी कुछ कुछ चालू करने का ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी तत्काल इंग्लिश और जीके, इंग्लिश जीके प्लस में हो गया आपका जीएस, ये सभी चीज़ चल रहा है। प्लस में हिंदी भी चल रहा है, प्लस में हिंदी चल रहा है। ये सारे क्लास मंटू सर करा रहे हैं, इसी चैनल पे करा रहे हैं। और इसी में से चेंज कर, जैसे मेरा जीएस हो गया और इंग्लिश करा रहे हैं, और जीके और हिंदी मंटू सर करा रहे हैं। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतना काम जरूर कर दीजिए क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ये सब अगर आप कर देते हैं तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। ये प्रोनाउन के बारे में बताया गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ के लिए या फिर क्वेश्चन सेट के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अगर क्वेरी होता है तो आप नीचे नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। और बस यही चीज़, कोई भी डाउट हो तो नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का सेशन हम लोग चल रहे हैं प्रोनाउन। इससे पहले नाउन का हो चुका है और साथ में साथ सेट भी चल रहा है और एक्सरसाइज भी चल रहा है। तो आप जरूर जुड़े चैनल के साथ और जो भी सपोर्ट कर सकते हैं करिए और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन के डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है नाउन के स्थान पे जो प्रयुक्त शब्द होता है वही प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाता है। कहने का सेंस ये होता है कि इंग्लिश में नाउन का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अगर हम नाउन के साथ फिर अगर पहले सेंटेंस में एक नाउन रखें, दूसरे सेंटेंस में भी नाउन रखें, तीसरे सेंटेंस में भी सेम नाउन रखते चले जाए तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। इंग्लिश का ये रूल नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें। तो इसलिए प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि प्रोनाउन की ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती? इसलिए पड़ी थी क्योंकि हम बार बार नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन का यूज बार बार नहीं किया जाता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन की यूज करते हैं। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, टोटल टू जेड बता रहा है। डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। संज्ञा, किसी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं, होने वाले शब्द होते हैं, उसी को सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे आता है वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन कैसे मिलकर बनता होता है? तो प्रो प्लस नाउन, यही हमारा था प्रोनाउन। ऐसे ध्यान रखिए, अगर हम जल्दी जल्दी करके हम, हो सकता है हम सेट भी करा दें और डायरेक्ट डायरेक्ट हम क्वेश्चन भी करा दें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी एग्जाम का आपके पास टाइम है तो सफिशिएंट तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन एक दिन में 100 करा देंगे, लाइव आकर के एक ही दिन में 100 क्वेश्चन करा देंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कितने चीज़ को रट्टे मारेंगे? ये जीके नहीं है, ये इंग्लिश है। अगर जीके होता है तो जीके में कोई डाउट नहीं कि आप जीके में रट सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में रट्टा अलाउड नहीं रट सकते हैं ना। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर नाउन नहीं जानते हैं, प्रोनाउन नहीं जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब नहीं जानते हैं, साथ में हम ये सेशन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रामर पोर्शन का ये आपको याद करना ही पड़ेगा, सॉरी समझना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने का ट्राई करिए। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद क्या है? प्रोनाउन क्या दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। एक होता है प्रो और दूसरा होता है नाउन। प्रो का मतलब होता है कि के बदले, तो किसके बदले? तो नाउन के बदले। ठीक है, तो यहाँ से नोट में वही चीज़ लिखा गया जो कि नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, इसलिए ये प्रोनाउन कहला जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा गया है। He who leads a regular life lives long. She has not written to me for a month now, which show that she doesn't not care for me. तो यहाँ पे देखिए कौन कौन प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हमारा यहाँ पे ये जो भी, सॉरी, प्रोनाउन यहाँ पे ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, विच हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा। ये सब हमारा क्या प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मी भी यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन के टाइप अलग अलग है, ठीक है। और इसमें हु भी हो जाएगा। तो ऊपर में दिए गए उदाहरण में पहले में हु है का प्रयोग ही के बदले किया गया। देखिए यहाँ पे हु किसके बदले किया गया? हु यानी कौन, किसके बदले? तो ही के लिए किया गया। ठीक है, यहाँ पे हु किसके लिए किया गया? तो ही के लिए किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ऊपर दिए गए हम ये समझा दिए ही के बदले। और दूसरे उदाहरण में बीच का प्रयोग, सी हैज़ नॉट रिटन टू मी फॉर अ मंथ नाउ। यानी का सेंस समझिए, यहाँ पे विच किसके लिए यूज किया गया? तो विच सी के लिए यूज किया गया, ना कि ही मी के लिए। मी के लिए नहीं यूज किया गया, मी तो इंडिपेंडेंट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? प्रोनाउन के 11 भेद होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 8 दिया रहता है लेकिन पूरे 11 होते हैं। तो टोटल जान जाइए क्या क्या होता है सब।
सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो कि हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और इंग्लिश में कहते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत सभी कोई जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या सेंस है, नहीं कहता है कोई पर्सनल कहने का सेंस जो किसी के पर्सनल के बारे में। पर्सनल में क्या हो सकता है, मैं हो सकता है, तुम हो सकता है, हम हो सकते हैं, इसी का बहुत सारा टाइप हो सकता है। इसके नॉमिनेटिव केस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है ये सब डिपेंड करेगा। जैसे आई हो गया तो आई का बहुत चीज़ हो सकता है ना। मान लीजिए हम कहते हैं मैं क्या है, जैसे हिंदी में क्या है मैं, हिंदी में क्या कहेंगे मैं, और इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई। तो आई के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आई का होता है माई भी हो सकता है, मी पॉजिटिव केस में माई हो जाता है, आई का मी हो जाएगा, माई हो जाएगा, माइन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में माइन हो जाएगा। तो ये सब जो होता है ये इसी ये सब हमारा हो जाएगा प्रोनाउन से, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए आई है, मी है, यू है, वी है, अस है, ही है, हिम, सी, हर, दे, देम, इट पर्सनल प्रोनाउन के श्रेणी में आते हैं। आई, वी, सी, ही, यू, दे आर नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं, जहाँ से सेंटेंस चालू होता है, जो कि एज ए मेन सब्जेक्ट के तौर पे जो किया काम करता है, मेन सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, क्रिया नहीं बोल रहा, मेन सब्जेक्ट के तौर पे जो काम कर रहा है उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे राम, राम के लिए अगर हमको यूज करते हैं ही, तो ही हमारा क्या है, वो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, इट है, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। किसी भी सेंटेंस कैसे मिलकर बना होता है, तो किसी कोई भी सेंटेंस जो बन के होता है नॉमिनेटिव केस प्लस में साथ में इसके साथ वर्ब होता है, वर्ब से बीच में होता है, बीच बीच में पॉजेसिव केस भी लगाया जाता है, और साथ लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव केस। यह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे किसी भी सेंटेंस का शुरुआत जो हम करते हैं, देखिए ही हम कभी भी एंड में नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। ही हम कभी भी एंड में नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हिम लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं हिम, तो उसका वही कारण बता रहा है कि अगर ही होता है तो हम बताएं कि नॉमिनेटिव केस होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे वर्ब तो जिक्र कर ही नहीं रहे हम लोग कर रहे हैं नाउन का, जो कि नाउन के बदले में जो प्रोनाउन यूज होगा। तो नॉमिनेटिव केस हो सकता है उसका, या फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है। नाउन तो एक नाम होता है, नाउन का तो कोई केस हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा प्रोनाउन का एक नॉमिनेटिव केस होगा, एक ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो नॉमिनेटिव केस जब होता है तो नॉमिनेटिव केस में वो एज अ मेन की तरह ट्रीट करता है। जैसे ही हो गया, कैपिटल में कर दीजिए, ही हो गया। लेकिन जब इसी का हम ऑब्जेक्टिव में करेंगे, जैसे माई का मी हो जाएगा, ठीक है, माई का, उसके बाद माई का नहीं आई का, फिर ही है तो ही का हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये सब कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के शुरुआत में जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्ट के एंड में जो होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद ही बताया गया है क्या, कि आई, मी, वी, अस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तीन चीज़ आया, तीनों चीज़ के बारे में बता देते हैं। तीन चीज़ होते हैं, केस होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। अच्छा, जानते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं जानते हैं, वही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, जो कि मेन हो, जो कुछ बोलता है, स्पीक करता है, बोलता है, उसको कहते हैं मेन। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस कहने का क्या है, फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है उसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक मिनट। और जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जो बोलता है सो फर्स्ट पर्सन, तीन भाग में बांट देते हैं। जो स्पीक, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर होता है, जो सुनता है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है, जो मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बोल रहा है, तो ये बोल रहा है ये फर्स्ट पर्सन, ये सुन रहा है, ये क्या कर रहा है, सुन रहा है, ये सुन रहा है, तो ये क्या होता है, सुन रहा है, तो ये हो जाता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन। सिंपल से एक एग्जांपल समझिए, कि अगर कोई आदमी किसी के बारे में बात कर रहा है, तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है, सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन में कैसे कैसे यूज करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी और अस, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही हो सकता है, हिम हो सकता है, सी होता है, हर सकता है, नहीं कर उसके बारे में करे, वो लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ तक हो सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव क्लियर हो गया कि पॉजेसिव है। पॉजेसिव कहने का मतलब नहीं कहता वो अपने कामों के लेकर पॉजेसिव है। पॉजेसिव कहने का मतलब क्या आता है, वो सीरियस है, अधिकार रखता है, यानी उस पर अधिकार है जिसका। तो जैसे नहीं कह सकते ये दिस ऑब्जेक्ट इज माइन, यानी कि ये मेरा है। आवर्स हो सकता है, योर्स हो सकता है, हर्ष हो सकता है, हीज हो सकता है, देयर, ये सब क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जिस पे अधिकार हम शो करेंगे वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। डोमेस्टेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन जो कि संकेतवाचक हो सकता है, जैसे दिस, दैट, नहीं कहते, दिस बुक, दैट पेन, दोज प्लेस, दिस प्लेस, द सेम, दीज, दोज, जिस पे हम लोग इंडिकेट करेंगे
वो सब होता है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखिए डोमेस्ट्रेटिव का मतलब ही होता है कि किसी को डोमेस्ट्रेट करना। डोमेस्ट्रेट करने का सेंस होता है किसी को इंडिकेट करना। इंडिकेट का हिंदी हो जाएगा समझ संकेतवाचक, उससे आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट शब्द जैसे हो गया तो व्यष्टिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको कहते हैं व्यष्टिवाचक। लेकिन व्यष्टिवाचक से ध्यान इंग्लिश को, हिंदी थोड़ा सा इसका व्यष्टि है, इसको थोड़ा देर के लिए हम हिंदी इंग्लिश से समझाते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कभी सुने होंगे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का करने का सेंस होता है कि बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब बांटा जाता है। तो बांटेगा किस में, प्रत्येक में नहीं कहता है, प्रत्येक में आप मिठाइयाँ बांट दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए। तो प्रत्येक क्या हो गया, इच हो गया, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। सभी को दे दीजिए तो इच हो जाएगा, दोनों को दीजिए तो इच आइदर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक को दीजिए तो आइदर हो जाएगा, और कोई को नहीं दीजिए तो नाइदर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहने का सेंस होता है उल्टा। रेसिप्रोकल कहने का सेंस होता है पारस्परिक संबंधवाचक, सॉरी पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम होता है। रेसिप्रोकल मैथ में होता है उल्टा, ठीक है, ये इंग्लिश है। तो इसमें होता है इच अदर हो सकता है, यानी कि एक दूसरे के रिलेशन देखिए बन रहे हैं। जैसे रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे से लिंक अप होता है। उसी तरह यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी लिंक हो जाए। देखिए इच अदर, वन इन अदर, ये सब क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है निजवाचक, जो कि खुद के बारे में हो। निजवाचक जो कि खुद के बारे में, जैसे माई सेल्फ नहीं होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये मतलब सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में हो जाएगा। योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो जाएगा। ये सब क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद चलते हैं तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन होता है दबाव, दबाव, दबाव सूचक सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो किया जाता है उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ही हिमसेल्फ डिड इट, यानी कि अपने ऊपर दबाव देता है कि नहीं ये खुद किया है, ये अपने ऊपर दबाव दे रहा है, अपने ऊपर फोर्स डाल रहा है। बनने का सेंस ये अपने ऊपर जोर डाल रहा है। तो यही हमारा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इसमें कौन हो जाएगा, हिम सेल्फ हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेम देखिए इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव आपको दोनों सेम लगेगा, लेकिन अंतर है। अंतर में किस सेंस में है, तो इम्फैटिक जो होता है वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव तो आपका ऑब्जेक्टिव केस में डिपेंड करेगा सेंटेंस के अनुसार। इंडेफिनिट के लिए जिसका डेफिनिट है इंडेफिनिट हो गया, जिसको पता नहीं, एवरीबॉडी कोई भी आ जाए, एवरीवन सब कोई, समबडी एवरीबडी में सब कोई, समबडी कोई भी, समवन कोई, एवरीथिंग, मतलब जो क्लियर नहीं है कोई भी। इंडेफिनिट जैसे नहीं कहता है समुद्र का पानी कुछ भी है, अनंत है, कुछ भी डाल दीजिए, कोई पता नहीं, कोई कोई कौन कोई। तो यही सब हमारा हो गया, इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद रिलेशन, रिलेटिव होता है रिलेशन संबंधवाचक। संबंधवाचक जैसे हम लोग हु, कौन, हुम, वाट, विच, बेसिकली इसमें होता है डब्ल्यू एच जितना भी होता है वो सब क्या होता है। ध्यान रखिए डब्ल्यू एच वर्ब भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वर्ब होता है तब जब वो उसका सेंटेंस उस तरह बनाया जाता है। जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हु इज, यानी कि जस्ट उसके बाद अगर वर्ब आ गया, यहाँ से बता देते हैं, अगर उसके बाद जस्ट वर्ब आ गया डब्ल्यू एच के बाद, तो ये हमारा यहाँ पे वर्ब की तरह ट्रीट करता है। नहीं नहीं वहाँ पे तो ठीक है, तो प्रोनाउन ठीक है, ठीक है, ये प्रोनाउन ही होता है ना, ये प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद ही ना वर्ब आता है। ठीक है, इतना करके स्किप कर दीजिए। हाँ, उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव से क्लियर होता है जैसे जो इंट्रोगेट करता है, इंट्रोगेट करने का प्रश्न होता है, प्रश्न में कौन, हु, हुम, हाँ, यही बताना चाहते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए भी ये डब्ल्यू एच होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, रिलेटिव भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी ये एक ही चीज़ होता है, ये वाला नहीं, व्हाट जो सरप्राइज को शो करेगा वही हमारा एक्सक्लामेटरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ये सब कुछ सबका सारे का एग्जाम्पल दिया हुआ, यहाँ से पॉइंट वाइज देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपका पॉइंट पर जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे प्रोनाउन के संबंधित तत्व, यदि किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉट से जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जितने भी टॉपिक लिखवा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट चालू होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा प्रोनाउन का, ध्यान से बनाइएगा। इसमें कॉन्सेप्ट छुटा और कोई आपको पास कॉपी नोटबुक हो तो उसमें जरूर लिखिएगा। कह रहा है यदि किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो आइदर और नाइदर नॉट, ये हमेशा ध्यान रखिए एक ही साथ आता है, आइदर और नाइदर और एक ही साथ आता है, आइदर के साथ कुछ और नहीं आएगा, नॉर नहीं आएगा, सिर्फ आइदर और नाइदर नॉर ही आता है, दोनों एक साथ आता है। के साथ जुड़े वर्ब और प्रोनाउन निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार आए तो लिया जाता है निकटतम। कहने का सेंस देखिए, ये एग्जाम्पल समझिए सबसे बढ़िया, कि अगर देखिए सबसे पहली चीज़ तो आइदर और एक ही साथ आएगा, तो जब आइदर और एक साथ आएगा तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के प्रायोरिटी दिया जाता है। क्यों प्रायोरिटी का, कहने का सेंस, इसको प्रायोरिटी क्यों दें, तो किस सेंस में देंगे, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब डिफाइन होता है। तो जैसे ही वर्ब गड़बड़ कर देगा तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आइदर राम और यू हैव,
हर्ट योर सेल्फ। तो इसमें देखिए हैव किसके लिए यूज किया गया, यू के लिए यूज किया गया। निकटतम, जो सब्जेक्ट के निकटतम है ना, वर्ब और प्रोनाउन निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार लिया जाता है। तो निकटतम सब्जेक्ट कौन है, यू है ना, आइदर और, उसके बाद जो है सो, ठीक है। निकटतम, निकटतम इसमें कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें निकटतम कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। जैसे दूसरे तो ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कहें कि आइदर, EITHER, आइदर यू एंड आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद एम लगाएंगे, क्योंकि आई के अनुसार लगेगा यहाँ पे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए किसके साथ लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ, यू के लिए भर दीजिए। यहाँ पे समझाया हुआ यू निकटतम सब्जेक्ट है, इसलिए भर्ब यू के अनुसार हैव ही लगेगा। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ है, इन एडिशनल टू के साथ जुड़ा हुआ है, टुगेदर के साथ, विथ, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, विथ, कंप्लेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रोनाउन हमेशा भर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे मीना अलॉन्ग विथ हर पेरेंट, तो इसमें किसके अनुसार होगा, मीना के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि हर पेरेंट जो होता है, हर पेरेंट्स के अनुसार यहाँ पे नहीं इज लगा, ठीक है। ये मीना के लिए इज लगा, ये ध्यान रखिए, मीना को प्रायोरिटी दिया है इसमें। इसमें किसको दिया है, मीना को प्रायोरिटी दिया है। आइदर और, नाइदर नॉर, उसके बाद क्या है, और वाले के बाद जो आता है सो, यानी कि वर्ब से पहले, वर्ब से पहले कौन है, यू है, तो यू को प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद है दूसरा किस में, अलॉन्ग विथ में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर, अलॉन्ग विथ, लाइक, अनलाइक, विथ, एकम्प्लिश्ड, ये इस सब के प्रायोरिटी में फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो हमेशा प्लुरल यूज करते हैं, क्योंकि जैसे एंड के जुड़ जाता है तो क्या होता है, मिल जाता है, तो मिल जाएगा तो प्लुरल तो बन ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका रहा है क्या कि लेकिन जब दो, यदि ये नाउन एंड के साथ जुड़े हुए परंतु एक ही वस्तु या व्यक्ति को इंडिकेट करेंगे तब सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर सेम नहीं होगा, इज सेम होगा, क्योंकि जब दोनों एक ही रहेगा तब, दोनों अलग अलग पर्सन रहेगा तो आर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े होते हैं तो एंड के साथ जुड़े होता था उनके पहले इच, एवरी के साथ प्रोनाउन सिंगुलर यूज किया गया है, तो उसके बाद नाउन जेंडर के अनुसार उसका जेंडर होगा। जैसे कहने का सेंस को समझा रहे हैं, देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन, किसके लिए, वुमेन के लिए यूज किया गया। देखिए क्योंकि एंड के बाद आने वाला यहाँ पे लिखा है, देखिए प्रयोग हुआ तो प्रयुक्त प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में होगा तथा बाद में आने वाले नाउन के जेंडर के अनुसार होगा। एक तो सिंगुलर होगा ही, जहाँ इच और एवरी दिखा हो आपको आंख बंद करके सिंगुलर लगा देना है, लेकिन अगर आपको जेंडर डिफाइन करना है, जैसे सी होगा या ही होगा, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, एंड के बाद जो होगा यानी कि सेकेंड वाला जो होगा उसको प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला कह रहा है कि यदि दो नाउन विथ से जुड़े होते हैं तो विथ से पहले आने वाले नाउन को प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे द चिल्ड्रेन विथ देयर पेरेंट्स, इसमें देयर पेरेंट को प्रायोरिटी दिया गया या फिर किसको दिया गया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें चिल्ड्रेन को प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है। एक और आगे बढ़ते हैं, तो अगला कहा गया देन के पहले और बाद में आने वाले प्रोनाउन एक ही केस में होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। कंपेरिजन बराबरी वालों में होता है, न कि बराबरी वालों में ही होता है कंपेरिजन, ये ध्यान रखिए। किसी भी डॉग का कंपेरिजन कभी भी कैट से नहीं किया जा सकता है। कहने का सेंस ये नहीं कहना कि डॉग कंपेरिजन ये अलाउड नहीं, कहने का सेंस, सॉरी ये एग्जाम्पल ही आप पढ़ा दें तो कुछ और समझ जाइएगा, सोच समझा कुछ और समझ। जैसे हमेशा कंपेरिजन बराबरी बारे में होता है, जैसे अगर किसी के नॉमिनेटिव केस में कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसके भी नॉमिनेटिव केस में ही करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के भी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल समझने, किसी के पिता का कंपेरिजन कि उसकी, मान लीजिए कि आपके है पेरेंट्स है आपके दोस्त हैं, तो आप अपना कंपेरिजन अपने दोस्त से कीजिएगा कि उसके पिताजी से कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो हमेशा ध्यान उसके दोस्त से कीजिएगा, अपने दोस्त से कीजिएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि कंपेरिजन बराबर में होता है। तो कैसे होगा, तो देखिए जैसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दिया, सी प्लेज बेटर देन मी, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है देन, जैसे ही लग गया देन, कहने का सेंस हुआ आपको कि बराबरी बारे में करना है। तो बराबरी आप कैसे कर सकते हैं, सेम वर्ड करके यूज करके, तो वहाँ पे आप सिंगुलर, जैसे यहाँ पे देखिए मेन यहाँ पे क्या है नॉमिनेटिव केस, तो मी की जगह आपका हो जाएगा आई, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कंपेरिजन बराबरी वालों में होता है, तो नॉमिनेटिव केस अगर सब्जेक्ट में किया गया है देन के पहले, तो देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस ही होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं मेनी अ के साथ सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगा। जैसे मेनी अ सोल्जर, उसमें से कोई एक सोल्जर को लिया गया तो यहाँ पे हैज ले लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के साथ, कलेक्टिव नाउन जो एक इकाई को बोध करता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर तथा न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इट्स लिया गया ना, इसलिए न्यूटर जेंडर। द ज्यूरी वॉज अनएमियस ऑन इट्स डिसीजन, इट्स हो गया। न्यूट्रल मतलब क्या है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसी को इट्स, उसी के लिए इट्स यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं, यदि कलेक्टिव नाउन का विभाजन अलगाव का बोध होता है तो प्लुरल यूज किया जाता है। जैसे द ज्यूरी इज डिवाइडेड, ज्यूरी जो जज का नहीं ग्रुप बनता है उसको कहा जाता है। देयर डिसीजन, जब डिवाइड हो जाता है तो अलग अलग बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देयर लग गया, ठीक है, अलग अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट वन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस वन है तो पॉजिटिव केस क्या हो रहा है, वंस हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है वंस किया रहता है, ऐसे नहीं एपोस्ट्रोफिक एस के साथ होगा। ये हाईलाइट क्वेश्चन है, इसको ये हमेशा ध्यान रखिए, इसको ये हाईलाइट क्वेश्चन है। ऐसे वंस होगा, ऐसे वंस, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, वंस हेल्थ होगा, नहीं तो यहाँ पे वंस गायब कर देता है, हिज हो जाता है, हेल्थ हर हो जाता है, वो सब बिल्कुल नहीं होगा, वन के साथ वंस ही होता है। यदि भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो लिखने के क्रम में इस प्रकार होगा। कैसे प्रकार होगा, तो क्रम ध्यान रखिए कैसे कैसे यूज करेंगे। तो हमेशा देखिए, अगर अच्छे काम के लिए हो, हमेशा ध्यान रखिए कि पॉजिटिव केस में होता है तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन होता है, ऐसे याद रखिए। 231, अगर अच्छे पॉजिटिव केस में तो पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अगर नेगेटिव सेंस में है तो 1 2 3, ध्यान रखिएगा। 231 अगर पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस करने का क्या सेंस होता है, नेगेटिव सेंस करने का सेंस होता है जो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको नेगेटिव सेंस होता है, 1 2 3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे देखिए अच्छा भाव ना हो तो यहाँ पे 1 2 3 लिया जाता है, जैसे कि गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो अच्छा काम थोड़े कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, एज, वट के साथ एंटेसेंड जुड़ा होता है तो वाट इसका अपवाद है, और सामान्यतः रिलेटिव प्रोनाउन इसका एंटेसेंड के साथ होता है। जैसे हिम के बाद हु इज हुआ ना, यहाँ पे यही हो गया, ये एग्जाम्पल है। रिलेटिव प्रोनाउन हु अपने एंटेसेंड के साथ जुड़ा होता है, हिम के बाद जो है सब जुड़ा होता है, ठीक है। हु, हुम, हुज प्रयोग ह्यूमन बींग और विच और हुज का प्रयोग एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स के हमेशा ध्यान रखिए। हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, हु, हुम, हुज, यही तीन सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के लिए होता है। विच, तो हुज, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स या फिर जानवर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑफ विच का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए किया जाता है, और न्यूट्रल जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दैट का प्रयोग मैनकाइंड, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स के तीनों के लिए किया जाता है। जैसे द बुक दैट, द बॉय दैट स्टोल माई पेन वॉज पनिश्ड, ठीक है। तो दैट का प्रयोग मैनकाइंड के लिए किया जाता है, मैनकाइंड करने के लिए नहीं हो गया। देखिए द बॉय दैट स्टोल माई, वो जो चोरी किया था, ठीक है, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स के तीनों के लिए किया, दैट का प्रयोग तीनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव, यदि रिलेटिव प्रोनाउन इंटेंशन दो हो, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ही हेट्स एवरी थिंग्स एंड एवरी बॉडी, ठीक है, दैट रिमाइंड हिम ऑफ हिज मिस्टेक। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट किया गया है तो दोनों के लिए दैट यूज किया गया, यहाँ पे दैट यूज किया गया। यहाँ पे ना तो आप हु, हुम, बीच कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ दैट ही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे करा है कि हु, वॉट से शुरू होने वाले वाक्य में यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो हु या व्हाट के बाद शुरू होने वाले वाक्य रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया तो दैट का प्रयोग। जैसे हु आर यू दैट कैन पनिश मी, ये सही है। इसके बाद हु कैन नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, सबसे पहले हु और व्हाट से शुरू होता है इसलिए, ठीक है। वो हु और व्हाट से शुरू हुआ तो सिर्फ दैट ही प्रयोग होगा, ऐसे भी दो आप रिलेट नहीं कर सकते हैं WH वर्ड को, इसलिए वहाँ पे दैट यूज किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा है क्या कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन में एंटेसेंट के पहले या एंटेसेंट के रूप में ऑल, सम, नन, एवरीवन, एनीवन इत्यादि का प्रयोग हो तो उसके बाद वर्ब स्पष्ट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन या दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं, तो क्या इसमें ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गुड, ठीक है, जो हर चमकने वाला को हर चमकने वाली चीज़ क्या होता है, गोल्ड नहीं होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, दैट का प्रयोग क्या होता है, देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू, कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले द सेम, द एवरी, द वेरी सेम से और वर्ब स्पष्ट न हो तो रिलेटिव प्रोनाउन एज, और वर्ब स्पष्ट हो तो डैट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब नहीं बताया गया, यहाँ पे वर्ब बताया गया, तो वर्ब बताया गया तो डैट लगाया गया, यहाँ वर्ब नहीं बताया गया तो एज लगा दिया गया। जैसे दिस इज द सेम बुक एज माइन, जो मेरे पास है,
लेकिन वर्ब कहाँ है, वर्ब तो है ही नहीं, इसमें वर्ब है बाउट, इसलिए बाउट मतलब खरीदने वाला, बाई का बाउट होता है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसेंट के रूप में यदि सुपरलेटिव सब्जेक्ट हो, सुपरलेटिव सब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ तक कि मालूम है बेस्ट वही होता है सुपरलेटिव, ठीक है। किसी का भी जो थर्ड होता है ना, रिलेटिव होता है, कंपेरेटिव होता है और सुपरलेटिव होता है, ठीक है, के रूप में यदि सुपरलेटिव हो तो उसके बाद द डैट का प्रयोग किया था, ठीक है। हमेशा बेस्ट के बाद यानी सुपरलेटिव के बाद हमेशा डैट यूज कीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन एंटेसेंडेंट के पहले सच या सेम का प्रयोग हो तो एज या दैट रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर नॉट सच बनानाज एज आई बाउट यस्टरडे, ठीक है। एज कर सकते हैं, नहीं तो दैट कर सकते हैं। क्यों किस सेंस में करेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसेंट के पहले सच हो या सेम हो तब, जैसे सच है या सेम है तो इसके सच के साथ हमेशा एज लगता है या सेम के साथ ऐसे लगता है। ऐसे इतना याद रखिए, सच के साथ हमेशा एज लगता है, सच के साथ एज लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। सच हो सकता है या फिर सम हो सकता है, इसके साथ हमेशा एज लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में बट का अर्थ जो नहीं है ये होता है। जैसे देयर इज नो वन प्रेजेंट, देयर इज नो वन प्रेजेंट, यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है जो कि हमने जो मेरे को देखा, ठीक है। आगे कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का अर्थ जो कुछ होता है, कुछ नहीं के सेंस में, जो नहीं के सेंस में होता है, और बट का सेंस में, बट के लिए जो कुछ होता है प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है तो वो होता है व्हाट के सेंस में। जैसे आई गेव हिम व्हाट आई हैड, जो मेरे पास जो कुछ भी था वो सब उसको दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव जानते हैं, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने वाला, जैसे व्हाट डू यू वांट, तो प्रश्न पूछने वाला है। इच अदर के का प्रयोग दो के लिए होता है, वन इन अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जानते हैं, इच का अदर यानी कि दो के लिए होता है, वन इन अदर मतलब बहुत सारा, दो से अधिक जो भी होगा। जैसे राम एंड श्याम, इच अदर, वी शुड हेल्प वन अनदर, हम लोग में पता चलता है कितना नंबर, कितना आदमी है, इसलिए वहाँ पे वन अनदर हो जाएगा। यदि वर्ब ट्रांजिटिव हो, ठीक है, और वाक्य में उसे एक ऑब्जेक्ट न मिल रहा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में किया। जैसे देखिए, आई इंट्रोड्यूस टू द डीएम, गलत हो जाएगा, 100% गलत है, 100% गलत है। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द डीएम, ठीक है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि किसी कुछ वर्ब कुछ वर्ब, यहाँ से कुछ वर्ब इंजॉय, ड्राइव, एक्सपर्ट, ये याद रखिएगा। इंजॉय है, ड्राइव है, एक्सपर्ट है, इंट्रोड्यूस है, एवेल है, प्राइड है, अप्लाई, हर्ट, चीट, प्रेजेंट, एब्सेंट, रीजन, कन्फाइंड, सेटिस्फाई, डिवोट, ले के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव के किया ही जाता है, हमेशा ध्यान के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव ही किया जाता है। जैसे आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द जज, आई प्रेजेंट हिम बिफोर द जज, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ तब कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे माई सेल्फ लगाता है, ठीक है। माई सेल्फ के मतलब कहने का सेंस हुआ कि सब्जेक्ट के अनुसार उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने का जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह बताता है कि कर्ता कुछ समय स्वयं कुछ किया और इसका सब्जेक्ट पर जोर डालने का किया जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में तौर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बढ़िया है, सब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, माई फादर एंड माई सेल्फ, 100% गलत हो जाएगा, माई सेल्फ नहीं होता, आई होगा। एंड के साथ हमेशा वर्ब सब्जेक्ट का मेन केस होता है, ठीक है। एंड के बाद यहाँ पे देखिए, वी वेंट देयर एंड एंजॉयड, गलत हो जाएगा, वी वेंट देयर एंड एंजॉयड आवर सेल्फ, ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं, मेन केस में नहीं करने के लिए कहा गया, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं किया गया, ठीक है, सॉरी। उसका अगर इम्फेटिक प्रोनाउन जानते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन या नाउन के बाद जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही हिमसेल्फ बताए थे, इम्फेटिक मतलब क्या होता है आपको बताया था जस्ट। इम्फेटिक मतलब होता है कि जो अपने ऊपर किसी पे अधिकार दिखाता है, अधिकार दिखाता है, अधिकार पॉजिटिव भी होता है। इम्फेटिक तब होता है जब सब्जेक्ट के बाद आता है, पॉजिटिव होता है जो सिंपल आपका हिमसेल्फ हो जाएगा, सीधे हिमसेल्फ हो, ये हिमसेल्फ हो गया, ये हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव किसी का अपने ऊपर अधिकार बताता है, ठीक है। सेल्फ लगने का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर अधिकार बताता है। लेकिन इम्फेटिक कहने का सेंस होता है कि जो सब्जेक्ट के बाद है, जैसे देखिए ही के बाद हिमसेल्फ आया, दे के बाद क्या देम सेल्फ आ गया, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज चालू करते हैं। देखिए, हम इसमें आपको दो एक्सरसाइज दे रहे हैं, दोनों एक्सरसाइज को क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं और इसके जस्ट बाद या फिर इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी का आंसर हम सॉल्यूशन करके A to Z क्वेश्चन, इसमें दो सेट मिल रहा है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे का क्वेश्चन बना करके और आपको
कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट करना है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 10 क्वेश्चन इसमें है, 15 क्वेश्चन इसमें है, तो 15 10 25 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और इसका आंसर जस्ट इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी की बनाइए और सीधे यहाँ पे करते चले जाइए। कैसे बनेगा सो देखिए, कह रहा है क्या, कैसे आंसर बताइएगा वो भी हम बता देते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसे यहाँ देखिए, लेट ही एंड मी प्ले टुगेदर, देखिए लेट ही की नहीं होता है ना, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस कैसे लगाएंगे, तो ही तो होगा नहीं, ही का हिम होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है एक्सरसाइज 1, सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिएगा एक्सरसाइज 1 EX1 और उसका नीचे लिखिएगा 1 और इसके नीचे इसके बाद आंसर लिख दीजिएगा हिम, ठीक है। इसके बाद क्या लिखिएगा, हिम, तो फिर उसके बाद सेकेंड में लिखिएगा सेकेंड, फिर ऐसे 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 करके, मतलब सिर्फ आप क्वेश्चन नंबरिंग करके आंसर भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज 1 करके भी कर सकते हैं, बट हाँ आंसर आपको करना है। कितना आंसर करना है, तो इसका 15 करना है और इधर का 10 एक्सरसाइज है, ये वाला 10। तो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों आपको दोनों का आंसर इसके बाद जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और आंसर इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ध्यान रखिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा मिल जाएगा। और इसका कमेंट के फर्स्ट लिंक, फर्स्ट कमेंट जो पिन कमेंट होगा उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी सपोर्ट कर सकते कर दिए। और कोई भी आपको इंप्रूवमेंट करने का मन हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, जैसे बता सकते हैं टू जेड, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कुछ भी जो भी हेल्प कर सकते हैं आप करिए, भेजिए, हम लोग क्वारी को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग हेल्प करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चैनल को भी जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।